चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, लास्ट में हमने बात करी थी कि अगर कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए, डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाए, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। और वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के हमने दो तरीके बताए थे। वो दो तरीके क्या थे? एक था कि आप कांस्टेंट चार्ज पे उन डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो, दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज पे इंसर्ट करो। कांस्टेंट चार्ज मतलब हमने देखा था कि अगर आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर लें, जैसे आपने यहाँ किया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, उसके बाद इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कैपेसिटर है आपके पास, चार्ज कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स के बीच में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट चार्ज की बात हो रही है। चार्ज फ्लो होने के लिए कोई सर्किट नहीं है यहाँ पे जहां से चार्ज फ्लो हो सके, तो चार्ज शुड रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, के टाइम्स सी हो जाता है, हम जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा क्यू बाई सी से डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है, एंड सिमिलरली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आल्सो डिक्रीजेस। हमने देखा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये आप यहां से भी देख सकते हैं, फॉर्मूला में ध्यान रखना है, फोर्स का फॉर्मूला। सिमिलरली जब दूसरी बात हमने यहाँ पे करी, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कहां से मेंटेन होगा? एक बैटरी आपने हमेशा कनेक्ट करके रखी, इस बैटरी का काम यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा। अब इस केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब आप इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस बारे में बात हमने करी थी। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होता ही है क्योंकि के टाइम सी हो जाता है। इन दोनों से हम देख सकते हैं क्यू इक्वल टू सीवी से कि चार्ज स्टोर्ड वुड इंक्रीज। अगर चार्ज स्टोर इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमने देखा था कि कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, पर यहाँ सिग्मा भी चेंज हो रहा है, के भी इंसर्ट किया गया, ये दोनों से हम नहीं देख पा रहे थे, तो मैं दूसरा तरीका देखा, E इक्वल टू वी इंटू डी। सो दिस V is constant, potential difference is constant, distance between the plates is constant। यहाँ से पता चला था इलेक्ट्रिक फील्ड is also constant। एनर्जी की बात करी तो एनर्जी इंक्रीज हुई थी। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स की बात करी थी, तो क्यों क्यों क्यू चेंज हो चुका है, क्यू इंक्रीज हो चुका है, तो फोर्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? तो चार्ज के टाइम्स हो गया था, तो फोर्स जो कि क्यू स्क्वायर से रिलेट करता है, ये के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स के स्क्वायर टाइम्स द इनिशियल फोर्स। यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी। इसी में आप फिर से ये बात भी कर सकते हैं कि अगर इफ द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड from the plates, dielectric is removed from in between the plates, तो क्या होगा? ये ऊपर जितने भी अपने आंसर्स हैं वो सारे रिवर्स हो जाएंगे, आंसर रिवर्सेस, ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली आप जब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहने वाला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी का काम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया तो चार्ज स्टोर्ड कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, और फोर्स जो यहाँ इंक्रीज हुआ था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, वही सारी बातें हैं। क्या आप अगर इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, तो जो चीजें इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो जाएंगी, जो डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से दो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि एक कांस्टेंट चार्ज पे और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो कांस्टेंट चार्ज कैसे बोलेगा वो क्वेश्चन में? वो बोलेगा कि आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया था, देन आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड। अब बैटरी अगर रिमूव कर दी, मतलब सिर्फ चार्ज उन कैपेसिटर में बचा है, कांस्टेंट चार्ज की बात हो रही है। और बोला जाए कि बैटरी इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट या बैटरी इज स्टिल अटैच्ड, तो बैटरी अगर अटैच्ड है मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि वहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन है ऐसा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किट आपको दे रखा है, सर्किट है ऐसा कुछ, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है वी की। इनिशियली इन दोनों का कैपेसिटेंस सी और सी है, ये वी की है। आपसे बोला गया कि अगर इसमें एक
डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाए ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल फिल कर दिया गया, तो पूछा गया बताइए वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? अप्रोच करने का तरीका, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना एट द लास्ट, उसको देखो कि क्या है। आपसे पूछा है वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी इज गिवन बाय Q into V। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। जितना चार्ज यहाँ फ्लो हुआ होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि कितना वर्क किया गया होगा। ओके, अब चार्ज फ्लो क्यों होगा? क्योंकि ये बैटरी लगातार यहाँ कनेक्टेड है, ये सर्किट लगातार कंप्लीट है। जब सर्किट कंप्लीट है तो आप अगर यहाँ कोई चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से चार्जेस वेरी करेंगे, चार्जेस वेरी करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा। ओके, अगर चार्ज फ्लो होगा तो अब कितना चार्ज यहाँ फ्लो हुआ वो हमें देखना है। तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मिला के अपन एक इनिशियल कंडीशन बनाते हैं। इनिशियली सिचुएशन क्या है, ये भी सी पे है और ये भी सी है, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक तो पुट किया नहीं है और ये दोनों इस बैटरी से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया कि हमेशा ऐसे दो कंडीशंस आपको बनानी होती हैं। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट बनाऊं तो हम जानते हैं दोनों सीरीज में हैं और सीरीज में जो इनका इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा, C/2। दिस इज द सीरीज या दिस इज द इक्विवेलेंट C/2 इन दोनों का। अगर इस टाइम पे इन पे चार्ज देखा जाए तो कितना चार्ज आएगा, इनिशियल चार्ज इज C/2 into V। दिस इज द इनिशियल चार्ज जो इन पे होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर फाइनली बात करूं, फाइनली जब आपने इन दोनों पे ही एक में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ये भी है, ये C था तो ये K टाइम्स C हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो ये KC हो गया। इन दोनों के लिए अपने को इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं C इक्विवेलेंट इनका देखूं तो लिखा जाएगा C1 C2 by C1 plus C2 सीरीज फॉर्मूला, तो C into KC by C plus KC। दिस इज द C इक्विवेलेंट। देखो एक C से एक C यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर मिलेगा KC by K+1। दिस इज द C इक्विवेलेंट। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर चार्ज देखा जाए तो Q फाइनल क्या आ जाएगा यहाँ पे, KC by K+1 into V। Q इक्वल टू CV। यहाँ पे C कितना है, C इक्विवेलेंट के बराबर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज। दिस इज द इनिशियल चार्ज, दिस इज द फाइनल चार्ज। अब अगर आपसे पूछा गया कि कितना चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ, तो चार्ज फ्लो हम बता सकते हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ होगा। यस, सो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। ये कितना हो जाएगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। दिस इज द चार्ज फ्लो। तो कितना आएगा यहाँ से, दिस कैन बी गिवन एज KCV by K+1। दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, CV/2। दिस वाज द इनिशियल, सो कैन बी रिटन एज CV/2। इसको सॉल्व करते हैं तो CV कॉमन आ गया, इधर से आया K/K+1 माइनस हाफ, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो इधर आ जाएगा 2K माइनस K+1, तो आएगा K-1, तो CV इंटू K-1 बाई K+1, और इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, CV/2 K-1 बाई K+1। दिस इज द चार्ज फ्लो। और अब चार्ज फ्लो पता चल गया तो वर्क डन बाय द बैटरी निकालना बड़ा आसान सी बात है। हम जानते हैं वर्क डन बाय द बैटरी इज Q into V, so आंसर इज CV²/2 K-1 by K+1। This is the work done by the battery. This is your final answer. तो बेसिकली जब भी आपको किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो आपको क्या करना है, जो आपसे बिल्कुल लास्ट में पूछा गया है उसको देखो। आपसे लास्ट क्या पूछा गया था, यहाँ से वर्क डन बाय द बैटरी। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q into V। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, V तो हमें पता है, एक बैटरी लग रही है, पोटेंशियल डिफरेंस यही है, लेकिन Q कितना चार्ज इस बैटरी से फ्लो होगा ये चेंज करने की वजह से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो सिचुएशन हमारे पास है। एक सिचुएशन जब इसको इंसर्ट नहीं किया गया था, दूसरा सिचुएशन जब इसे इंसर्ट कर दिया गया। इन दोनों सिचुएशन में देख लो कि कितना चार्ज यहाँ पे है। अगर Q इनिशियल और Q फाइनल यहाँ पे चार्जेस हैं, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ से फ्लो हुआ होगा। बस यही हमने किया। कैसे निकाला इनिशियल चार्ज,
तो इक्विवेलेंट निकाला, इधर भी इक्विवेलेंट निकाला, इन दोनों के इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग आपने इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज लिखा। इसके हिसाब से आपने अपना आंसर बता दिया कि इतना चार्ज फ्लो हुआ होगा और ये आपका वर्क डन बाय द बैटरी आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? एक इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है लीकेज करंट का। कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज करंट। लीक करता है, लीक करंट, लीकेज करंट। अबे लीकेज करंट क्या है? सो बेसिकली लीकेज करंट इज, अगर इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पे एयर या वैक्यूम है अगर मान लीजिए, तो बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। इस सेक्शन में चार्ज फ्लो 0 होता है। जो भी चार्ज फ्लो होता है वो इन वायर्स के थ्रू होता है। ऐसा होता है, ये चार्ज फ्लो होता है। लेकिन अगर आप इनके बीच में एक मटेरियल को फिल कर देते हैं, जैसे आपने इसके बीच में एक मटेरियल को फिल किया, अब क्या हुआ कि इस मटेरियल की कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। इस मटेरियल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर सकता है। इसे कहते हैं लीकेज करंट। क्या आपने कैपेसिटर को चार्ज तो कर दिया, दोनों प्लेट्स पे यहाँ पे चार्ज तो दे दिया, लेकिन इस मटेरियल की वजह से, इस बीच वाले मटेरियल की वजह से ये जो चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो गया। अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो होता है तो सोचो क्या होगा, हियर इज प्लस क्यू, हियर इज माइनस क्यू। अगर ये पूरा का पूरा चार्ज इधर फ्लो कर गया तो यहाँ भी चार्ज 0 हो जाएगा, यहाँ भी चार्ज 0 हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर की जो सारी एनर्जी स्टोर्ड थी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं लीक करना। जैसे कैसे टैप लीक करता है, टंकी खाली हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से अगर इस चार्ज ने लीक किया, यहाँ से यहाँ अगर इकट्ठा हो गया जाके, तो इधर भी माइनस क्यू प्लस क्यू 0 हो जाएंगे, और इधर भी यहाँ से माइनस क्यू क्योंकि पूरा चला गया, ये 0 हो जाएगा। 0 0, एनर्जी खत्म। इसलिए इसको बोला गया लीकेज करंट। किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इसकी वजह से यहाँ पे ये फ्लो हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस है V का, जहां लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो ये बेसिकली कैसा बन जाता है, एक काम करता है इस तरीके से कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है और इसमें करंट फ्लो हो सकता है I। इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो, और ओम्स लॉ हम जानते हैं, दिस V इक्वल टू IR। अगर ऐसा हो गया, करंट फ्लो अगर हो गया, तो सारा का सारा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई एनर्जी वहां पे नहीं बचेगी। तो ये जो सर्किट एक्चुअली बनता है लीकेज करंट वाला सर्किट, वो कैसा हो जाता है कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक बैटरी यहाँ पे आपने लगा रखी है, सर्किट ऐसा बन जाता है। दिस विल टर्न टू आरसी सर्किट। तो अगेन ये लीकेज करंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आरसी सर्किट से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये टर्म ध्यान रखनी है कि लीकेज करंट किसे कहते हैं। जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ द मीडियम, बिकॉज ऑफ द मटेरियल इन बिटवीन देम, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके अंदर की एनर्जी स्टोर्ड जो है वो खत्म हो जाएगी। इसे कहा जाता है लीकेज करंट। इसमें जो करंट फ्लो होगा उसे कहा जाएगा लीकेज करंट। और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आरसी सर्किट से, कि किसी भी टाइम पे इसमें करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो दिस आई इज द लीकेज करंट, ये आर, ये भी। इस तरीके से एक टर्म है जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? रेजिस्टेंस हम जानते हैं, ये आपने अभी नहीं पढ़ा तो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रो एल बाई ए, शायद पढ़ा भी होगा आपने पुराने उसमें। रो डी बाई ए, दिस इज द रेजिस्टेंस, रो डी बाई ए। रो is the resistivity of this material, d is this distance, a is this area, d is this distance and a is this plate area, this is a। so rho d by a is the resistance, वो यहाँ पे यूज कर लिया जाता है। तो ठीक है, खैर उससे बहुत ज्यादा फर्क पे नहीं पड़ेगा। ओके, तो एक लीकेज करंट वाली टर्म है, अगर कहीं आती है तो हमें ध्यान रखना है कि आरसी सर्किट से सॉल्व होगा। ऐसे सीधा सीधा हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, तो कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स अपने बच रहे हैं, बस अपन जल्दी से वो यहाँ पे लेते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसे सेग्रीगेटेड टॉपिक्स आएंगे। एक जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है कि फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब at constant voltage
ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। किस पे फोर्स की बात हो रही है? फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे फोर्स की बात है। ध्यान रखना, अभी जो हमने पढ़ के आए थे ना, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट चार्ज की जब आप बात कर रहे थे, यहाँ पे आपने जो फोर्स लिखा था, ये फोर्स किन के बीच में था? दिस फोर्स वाज बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये इन दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स था। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो इस डाइलेक्ट्रिक पे लगने वाले फोर्स की बात करने वाले हैं। फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक बात करेंगे। क्लियर है? ये फोर्स किसके बीच में था? दिस फोर्स वाज बिटवीन दीज टू प्लेट्स, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स था। ये फोर्स की बात हमने यहाँ पे की थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो इस डाइलेक्ट्रिक पे लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, इधर अंदर आते हुए। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कैसे इसको कैलकुलेट करें उस बारे में बात करते हैं। तो अपने पास एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में यहाँ एक बैटरी लगा दी। इस तरफ मैं थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ जूम करके, ताकि समझना आसान रहे। तो यहाँ पे एक प्लेट है आपकी भैया, इस तरीके से। एक प्लेट यहाँ पे है कनेक्टेड, एक प्लेट यहाँ पे है कनेक्टेड। ठीक है, या इसको एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। समझ गए आपकी प्लेट कैसे यहाँ पे दिख रही है। ओके, प्लेट इस तरीके से है, नीचे भी ऐसी एक प्लेट है, चाहे तो इसको ऐसे ले लो। ऐसे दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अपन एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इनके बीच में आएगी तो स्लैब पे कुछ होगी ऐसी, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे आएगी, जिसका भी इसी तरीके से स्लैब भी होगी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही वो स्लैब भी अंदर आना चाह रही है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में स्लैब अंदर इंसर्ट होगी। ठीक है, अपन क्या देखना चाह रहे हैं? अपन देखना चाह रहे हैं इस पे लगने वाला फोर्स एफ। ये फोर्स अपन देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के दे रखा है आपको। एरिया अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि एरिया जो है वो ए ले लेते हैं। प्लेट का जो एरिया है, दिस प्लेट एरिया इज ए। सिमिलरली जो स्लैब का एरिया है वो भी ए है। स्लैब पूरी पूरी इसमें फिल हो रही है, पूरी फिल हो रही है इसमें। ओके, अब अगर बात की जाए यहाँ पे, तो क्योंकि मेटालिक प्लेट्स होती हैं, मेटालिक प्लेट्स पे हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे पूरे पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस प्लेट, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सारी जगह पॉजिटिव चार्जेस होंगे। सिमिलरली यहाँ पे सब जगह नेगेटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे सब जगह हैं। इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है उस पे इंड्यूस चार्जेस आते हैं, तो पॉजिटिव के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से अंदर पे इस पे एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और ये फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। ओके, अब इसमें जो एक खास बात आती है वो क्या आती है, इस बारे में ध्यान देते हैं। जो खास बात इसमें आती है वो ये है कि जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा है, भाई मान लो ये डाइलेक्ट्रिक पहले प्लेट से बिल्कुल बाहर यहाँ पे था, ये स्लैब बिल्कुल यहाँ पे थी। जब ये यहाँ पे थी तो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं था, जीरो था। इनके बीच में सिर्फ एयर थी यहाँ पे। जब ये प्लेट, ये जब स्लैब है पूरी पूरी बाहर थी, तो यहाँ पे बीच में था सिर्फ एयर। अगर एयर थी तो इसका कैपेसिटेंस लिखा जाता था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी से। दिस डिस्टेंस इज लेट्स से टी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। तो इसका आप जो कैपेसिटेंस लिखते थे एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन जैसे जैसे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर की तरफ आ रही है, ये इन प्लेट्स के बीच में जैसे जैसे इकट्ठी हो रही है, इनके बीच में जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे, क्योंकि हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक आने से के टाइम्स सी हो जाता है, या के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाता है इसका कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो अपने को देखना पड़ेगा। अब कैपेसिटेंस जो हो रहा है ना, वो जैसे जैसे स्लेब अंदर आ रही है वैसे वैसे कैपेसिटेंस लगातार चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले ये दोनों प्लेट्स थी, डाइलेक्ट्रिक इतना अंदर आया, मान लीजिए इतना अंदर आ गया, तो इस ये जो एक पोर्शन बन रहा है इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, जबकि यहाँ तो अभी भी एयर है। थोड़ा सा और अंदर आई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मान लीजिए अब यहाँ तक आ चुकी है, तो अब इतना जो पोर्शन है ये के करस्पॉन्डिंग बनेगा, यहाँ भी एयर है। थोड़ी सी और अंदर आती है तो इतना पोर्शन ये पूरा के करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ फिर भी एयर है। तो जब पूरी अंदर आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि अच्छा अब पूरा का पूरा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो चुका है, या के टाइम्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ सी हो चुका है। पर जैसे जैसे ये अंदर आ रही है वैसे वैसे लगातार चेंज हो रहा है, तो अपने को किसी भी पोजीशन एक्स पे देखना पड़ेगा कि ये कितना कैपेसिटेंस बना रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ ये इस समय एक्स डिस्टेंस अंदर आ चुकी है।
ठीक है, x डिस्टेंस अंदर आ चुकी है। और ये इसके जो साइड है, साइड ऑफ द प्लेट, इसको मैं लेता हूँ लेट्स से स्मॉल a, साइड ऑफ द प्लेट इज स्मॉल a। तो ये जो डिस्टेंस बचता है, ये बचता है a माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि टोटल प्लेट की जो लेंथ है वो a के बराबर है। x डिस्टेंस तक ये स्लैब अंदर आ चुकी है, बाकी जगह अभी भी एयर है। अब अपने पास यहाँ पे दो कैपेसिटर्स बन जाते हैं। दो कैपेसिटर कौन कौन से बनते हैं देखो ध्यान से। एक कैपेसिटर बन रहा है ये वाला, जहां पे ये स्लैब अंदर आ चुकी है, दिस इज वन कैपेसिटर, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द वन कैपेसिटर जहां पे स्लैब अपने पास अंदर आ चुकी है। इतने पोर्शन में स्लैब आ चुकी है, लेकिन इस बचे हुए पोर्शन में अभी भी क्या है, एयर है। इधर के आ चुका है और उधर अभी भी एयर है। अब ये दो अपने पास कैपेसिटर्स हैं, मैं इसको एक कलर और दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो अपने पास दो कलर्स हैं, ये एक दूसरा कैपेसिटर है जिसमें अभी तक क्या है, एयर है, जिसमें अभी तक एयर है। ऐसे दो कैपेसिटर्स यहाँ पे बन गए अपने पास। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट अपने को देखना पड़ेगा, और उसके बाद अपन बता पाएंगे कि यहाँ फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फोर्स निकालते हैं। वर्क पावर एनर्जी में हमने बात करी थी फोर्स के बारे में कि फोर्स कैन बी गिवन एज रेट ऑफ, या इसको लिख सकता हूँ मैं सीधा ऐसा, फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। याद कीजिए, जब आपने वर्क पढ़ा था तो वर्क को लिखा था इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, फिर आपने बोला था कि वर्क ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है इफ दिस इज नेगेटिव, तो माइनस एफ डॉट डी एक्स या यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन में आपने ऐसा लिखा था ऐसे। यहीं से अगर मैं बात करूं तो एफ को लिखा जा सकता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यहां से अगर बात करें तो अगर मैं एनर्जी निकाल लूं इनके बीच में, अगर मैं किसी तरीके से एनर्जी स्टोर्ड निकाल लूं, तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्स के साथ मैं फोर्स भी बता सकता हूं। तो एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी निकालने का तरीका हम जानते हैं कैसे निकालेंगे। एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी लेना पड़ेगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि बैटरी यहाँ पे वी वोल्ट की है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों है सीरीज में सॉरी ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में क्यों है देखो जल्दी से, ये एक प्लेट ऊपर और ये एक प्लेट नीचे, दोनों के दोनों कैपेसिटर जो यहाँ पे बन रहे हैं, एक ये के वाला और एक ये एयर वाला, हमने K1 K2 पढ़ा था याद है, पहले हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। जब दोनों तरफ प्लेट सेम है तो यहाँ अगर पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पोटेंशियल अगर V है, तो दोनों ही कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, Vn जीरो, इसलिए दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है। अब C1 जब मुझे लिखना है तो मैं मान लेता हूँ एयर वाला इज C1, तो एयर के लिए जब होता है तो लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। जब वो मीडियम के लिए हो जाता है तो एक के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है, हम जानते हैं फॉर्मूलास। ओके, जब एयर की बात करता हूं तो एयर के लिए देखना जरा, दिस इज द एयर वन, ये यहां से यहां तक एयर वाला है। इसके लिए अगर एरिया की बात करूं मैं, प्लेट एरिया, तो इतना एरिया इसका काम आ रहा है, दिस इज द प्लेट एरिया जो इसमें यूज हो रहा है। हमें पता है कि ये जो सेपरेशन, ये जो डिस्टेंस है ये ए है, साइड ऑफ द प्लेट इज ए, और ये जो डिस्टेंस है ये ए माइनस एक्स है। देखिए दिस डिस्टेंस इज ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो ये जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है ए इंटू ए माइनस एक्स। तो ये अपने पास मिल गया इस प्लेट का एरिया ए इंटू ए माइनस एक्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अभी भी डी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए, ए इज ए इंटू ए माइनस एक्स, एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, प्लस ये हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ का अगर एरिया देखें प्लेट का एरिया, तो दिस प्लेट एरिया वी वांट, दिस एरिया वी वांट, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड है ए के बराबर और ये साइड है एक्स के बराबर, तो यहाँ से इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू एक्स, दिस एरिया इज ए इंटू एक्स। और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अभी भी डी है, तो इसके लिए इसका लिखा जा सकता है दिस विल बी ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी। ये आपके पास आया सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट के ए एक्स बाई डी के बराबर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सी इक्विवेलेंट आपको यहाँ से मिलता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कॉमन आ गया, इधर से बचा a प्लस एक्स टाइम्स के माइनस वन, ये आपको फाइनली बन जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, a यहाँ से आ रहा है आपके पास एक बाहर, यहाँ से a माइनस एक्स यहाँ से आ रहा है और k इंटू एक्स यहाँ से आ रहा है, सो x कॉमन लेंगे तो k माइनस वन यहाँ से बन जाएगा, a k अपन ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ से आपके पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है ये c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी a प्लस एक्स टाइम k माइनस वन। अपने को करना था डिफरेंशिएशन,
किसका डिफरेंशिएशन करना था? अपने को करना था u का डिफरेंशिएशन, du by dx। आप ध्यान से देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कांस्टेंट है, v स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, हाफ इज अ कांस्टेंट। तो बेसिकली आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो c इक्विवेलेंट का ही डिफरेंशिएशन होने वाला है। जब आप लिखेंगे du by dx तो इसमें से हाफ और v स्क्वायर तो आ जाएंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। आप करोगे d by dx ऑफ c इक्विवेलेंट, ये तो करोगे आप यहाँ पे। तो ये कर लेते हैं जल्दी से। d by dx ऑफ c इक्विवेलेंट विल गिव यू, डिफरेंशिएट करेंगे एप्सिलॉन नॉट a by d, यहाँ पे है a का डिफरेंशिएशन 0, x का होता है 1, यहाँ से आएगा k minus 1। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो फोर्स हम लिख सकते हैं, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज du by dx, बेसिकली हाफ v स्क्वायर इंटू d by dx ऑफ c इक्विवेलेंट। और ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, तो फोर्स आपको मिलेगा हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट a by d k minus 1। ये आपको मिल रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा लिख लूं तो दिस इज द फोर्स एप्सिलॉन नॉट a into v square into k minus 1 by d. This is the force on the dielectric slab. और ध्यान से देखिए तो this force does not depend on x, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है कहीं भी, मतलब इस पे हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे एक्ट करने वाला है। This force is a constant force, हमेशा ऐसा एक कांस्टेंट फोर्स इस पे एक्ट करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें बात की जाती है कि ये कितना फोर्स इस डायलेक्ट्रिक स्लैब पे लगने वाला है। तो डेरिवेशन पे बहुत मत जाइए क्योंकि बहुत काम नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट हमें बात समझ में आनी चाहिए कि फोर्स कौन सी बात, किस पे फोर्स की बात हो रही है। फोर्स की बात हो रही है कि जब दो प्लेट्स के बीच में आप एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब पे कितना फोर्स लगेगा एट कांस्टेंट वोल्टेज, ये बात यहाँ पे है। तो ये F हमने निकालना है जो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब पे लग रहा है, और वो कितना निकाला हमने फाइनली, ये। दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स। जेई वालों को ये एक्सप्रेशन याद रखना है, नीट में एक्सप्रेशन नहीं पूछा जाता, वो चिंता ना करें। नीट वाले बच्चे चिंता ना करें, ये नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आप चाहे इसको छोड़ सकते हैं। जेई वाले बच्चों को एक्सप्रेशन याद रखना है क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। कांस्टेंट फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा, तो देखो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि एक दो प्लेट्स यहाँ पे आपको दे रखी है, इनके बीच में बोला कि इनके बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना है, और इस डायलेक्ट्रिक स्लैब के पीछे यहाँ पे एक पुली और यहाँ पे एक मास आपने लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स mg के करस्पॉन्डिंग लगता है, आप दोनों इनको इक्वल करेंगे, F इक्वल टू mg, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ से जो भी पूछा जाएगा वो बता सकते हैं, K पूछ लिया, V पूछ लिया, A पूछ लिया, D पूछ लिया, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, इन दोनों का आप बता सकते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स वाला है इसलिए क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। अब आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमें ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए। जेई में ये एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, नीट में नहीं पूछा जाएगा, तो नीट वाले बच्चे चिंता बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब लास्ट अपना जो इसमें एक छोटी सी बात रहती है, उसके बाद ये टॉपिक फाइनली खत्म हो जाएगा। जो छोटी सी बात रहती है वो रहती है स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने देख लिया, बात कर लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर को जो बनाने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि दो स्फीयर्स लिए जाते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ले लिए गए, बाहर वाले को ग्राउंड कर दिया गया, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अर्थ से कनेक्ट करना मतलब इस स्फीयर का जो नेट पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर शुड बी 0। अर्थ का मतलब ये होता है, ग्राउंड करने का मतलब ये होता है, पहले भी किया हुआ है हमने। अब रेडियस मान लेते हैं, यहाँ पे जो अंदर वाली रेडियस है वो रेडियस ए है, बाहर वाली रेडियस कोई बी रेडियस है। आपने जो चार्ज दिया है वो चार्ज दिया है इस को क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू दिया है। इसकी वजह से बाहर वाले पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे, और वो इंड्यूस चार्जेस कितने आएंगे, तो वो इंड्यूस चार्ज आएंगे यहाँ पे माइनस क्यू, और जो बाहर का प्लस क्यू आएगा वो हो जाएगा अर्थ, वो चला जाएगा ग्राउंड में। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने का क्या तरीका है, जैसे आपने बोला था ना कि दो प्लेट्स पे अगर आप यहाँ पे एक चार्ज क्यू देते हैं तो यहाँ माइनस क्यू आना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस चार्जेस आते हैं। बिल्कुल वही हिसाब यहाँ भी है कि ये दो स्फीयर्स हैं, अगर आपने इस स्फीयर पे चार्ज क्यू दिया है अंदर वाले पे, तो इसमें भी अंदर चार्ज कितना आना चाहिए, माइनस क्यू। अब इस केस में आप देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रह जाएगा। सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन बिटवीन दीज टू।
तो ये भी कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो अपने को लिखना है। अपन सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, आपको याद रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी divided by b minus a. This is the capacitance of a spherical capacitor. 4 pi epsilon naught ab by b minus a. ठीक है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में भी ऐसे दो सिलेंडर बना दिए जाते हैं। सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रहता है वो इनके बीच में कन्फाइंड रहता है। सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो इनके बीच में कन्फाइंड रहेगा यहाँ पे। अगर ऐसा है तो यस, दिस कैन आल्सो बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। और इसके लिए आपको जो फॉर्मूला आता है वो आता है कैपेसिटेंस ऑफ दिस इज गिवन बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ln b by a। ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन के आता है। वही a इंटरनल रेडियस है, b एक्सटर्नल रेडियस है। क्लियर। और ये जो कैपेसिटेंस आता है दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। हम बेसिकली यहाँ पे इन सिलेंडर्स को इनफाइनाइट सिलेंडर्स मान के काम करते हैं। इनफाइनाइट सिलेंडर्स या इनफाइनाइट वायर्स आप इनको कह सकते हैं। इनफाइनाइट सिलेंडर्स। इनफाइनाइट सिलेंडर्स के केस में जो कैपेसिटेंस आता है वो पर यूनिट लेंथ लिखा जाता है और उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय ln b by a। तो यहाँ तक की सारी बातें हैं जो आपकी कैपेसिटर से रिलेटेड आती हैं। इस पे बेस्ड जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे जेई और नीट दोनों में पूछा जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी रिसेंट ईयर्स में नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, पर आपको अगर आपको फॉर्मूला याद है आप सीधा सीधा अपना आंसर बता पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। बी इज द आउटर रेडियस, ए इज द इनर रेडियस, बाकी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ये आपका आंसर आता है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? सारी चीजें क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अपना कैपेसिटर का चैप्टर अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्म से अपन बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? ओके, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।